नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है परीक्षा वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो री एग्ज़ाम के लिए जीके और जीएस की जो प्रैक्टिस सेट की हम सीरीज चला रहे हैं, उसका जो सेट नंबर 4 है उसको यहाँ पे हम कंप्लीट करने वाले हैं। सेट नंबर 4 में हम यहाँ पे 30 बेहतरीन एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे जो आपके वीडियो की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने दिया गया है, और निम्नलिखित में से किसने इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। सबसे पहले तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा नहीं की गई है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। यानी कि ऑप्शन आपका जो ए वाला दिया गया यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप याद रखिएगा। बाल गंगाधर तिलक के बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ जो कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती हैं। सबसे पहले इनके द्वारा दो इम्पॉर्टेंट उत्सव की शुरुआत की गई थी जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कौन कौन से उत्सव, तो आप याद कर लीजिएगा। एक उत्सव स्टार्ट किया गया था गणपति उत्सव। गणपति उत्सव कब किया गया था इनके द्वारा, तो 1893 में। साथ में वर्ष भी आपको याद रखना है, 1893 में। और इसके अलावा एक और उत्सव था जिसका नाम था शिवाजी उत्सव। शिवाजी उत्सव की शुरुआत इन्होंने कब की थी, शिवाजी उत्सव की इन्होंने शुरुआत की थी 1895 में। तो ये दो इम्पोर्टेंट उत्सव जो है इनके द्वारा स्टार्ट किए गए थे। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनकी मृत्यु कब हुई थी, आपको पता होगा, जिस दिन 1 अगस्त 1920 को, आपको पता होगा 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया गया था। तो जिस दिन असहयोग आंदोलन स्टार्ट हुआ था उसी दिन बाल गंगाधर तिलक का निधन भी हो जाता है। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी है। इसके अलावा इनके द्वारा होम रूल लीग आंदोलन को भी शुरू किया गया था। इन्होंने होम रूल लीग की भी स्थापना की थी। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा कब, तो इनके द्वारा जो होम रूल लीग थी उसकी स्थापना की गई थी 16 अप्रैल 1916 को। आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। दो होम रूल लीग बनाई गई थी। एक होम रूल लीग बनाई गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 16 अप्रैल 1916 को, और इसके बाद सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने भी होम रूल लीग का गठन किया था। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तथा बाल गंगाधर तिलक ने होम रूल लीग का गठन कहाँ पर किया था, तो बेलगांव। कहाँ पर, तो बेलगांव में जो है होम रूल लीग का गठन किया गया था। तथा बाल गंगाधर तिलक के होम रूल लीग के का स्थान कौन कौन सा, यानी कि इनका कार्यक्षेत्र कौन कौन सा था, तो कर्नाटक हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मध्य प्रांत हो गया और बरार हो गया। ये सभी एरिया जो है इनके होम रूल लीग के कार्य क्षेत्र में आते थे। एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको महाराष्ट्र बताया, तो महाराष्ट्र में सभी एरिया नहीं आते थे। बम्बई को छोड़कर जो है अन्य एरिया महाराष्ट्र के तिलक के लीग के अंतर्गत आते थे। तो ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं इनको आप याद रख लीजिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें मैंने आपको बताई हैं जो आपसे एग्जाम में और डेफिनेटली पूछी जा सकती हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम। इसके बाद इनके द्वारा कोई पत्र भी लिखा गया था, क्या बता सकते हैं कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा क्या कोई पत्र का भी प्रकाशन किया गया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय यहाँ पे पूछा जा रहा है कि कहाँ पर है विश्व आर्थिक मंच का हेडक्वार्टर मुख्यालय। तो विश्व आर्थिक मंच का मुख्यालय कहाँ पर हो जाएगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्विट्जरलैंड। यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है, स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। कहाँ, तो स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे पूरी डिटेल लिखी गई है विश्व आर्थिक मंच के बारे में। जनवरी 1971 में इसकी स्थापना की गई थी। इसके फाउंडर कौन है, क्लॉस श्वाब हैं। और इसके बाद यहाँ पे हेडक्वार्टर कोलोंगी में है ना इनका, जिनेवा में नहीं है, कोलोंगी में है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, कोलोंगी में जो है इसका हेडक्वार्टर है। और इसके बाद इसके एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है क्लॉस श्वाब। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैंने आपको बताई है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। यहाँ पे हम किसकी बात कर रहे थे, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, विश्व आर्थिक मंच की। तो इसके बारे में आप याद रखिए। स्विट्जरलैंड के किस शहर में, तो स्विट्जरलैंड के कोलोंजी शहर में इसका हेडक्वार्टर है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम। दिन और रात की अवधि बराबर होती है जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं ध्रुवों पर,
भूमध्य रेखा पर, मकर रेखा पर, या इनमें से कोई नहीं। तो आप याद रखिएगा, सूर्य की जो किरणें हैं जब भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती हैं तब दिन और रात की अवधि आपको बराबर देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, भूमध्य रेखा पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? भारत में प्रथम नगर निगम की स्थापना कहाँ पर की गई थी? तो मद्रास में। ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मद्रास में सबसे पहले नगर निगम की स्थापना की गई थी। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, बंगाल विभाजन को किस वर्ष में रद्द किया गया था? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, फटाक से जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि जो बंगाल विभाजन किया गया था कर्जन के द्वारा, किसने किया था? तो कर्जन ने किया था। बंगाल विभाजन कब किया था? तो ये डेट भी आप याद रखिएगा, कर्जन के द्वारा जो बंगाल विभाजन था यह 16 अक्टूबर 1905 को किया गया था। 16 अक्टूबर 1905 को कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था। तो बंगाल विभाजन को किस वर्ष रद्द कर दिया गया था? तो आप याद रखिएगा, बंगाल विभाजन को जो है 1911 में रद्द कर दिया गया था, जिस वर्ष में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था। दिल्ली दरबार 1911 में आयोजित किया गया था, तो उसी दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो उस समय वायसराय कौन था जब बंगाल विभाजन को रद्द किया गया? तो लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय। आप याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के द्वारा जो है 1911 में इस दिल्ली दरबार का आयोजन किया जाता है, और इसी 1911 के दिल्ली दरबार में ही बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और इसके बाद बंगाल जो दिल्ली दरबार आयोजित किया गया था 1911 में, उसकी क्या क्या अन्य खास बातें थी? तो 1911 के दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को तो रद्द कर दिया, परंतु जो राजधानी थी इंडिया की उसको कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा कर दी गई। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा, यानी कि भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई, और फाइनल रूप से 1912 में जो इंडिया की राजधानी थी वह दिल्ली हो जाती है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। और इसके बाद 1912 में ही बिहार को बंगाल से अलग कर एक नया प्रांत बनाया गया, जिसमें उड़ीसा भी शामिल था। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या रखी गई है? तो काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 30 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 वर्ष है न्यूनतम आयु सीमा, और 25 वर्ष किसकी है? तो 25 वर्ष आपकी है लोकसभा के लिए। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न आपके सामने है, एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो एक अनवीनीकृत ऊर्जा का स्रोत इसमें से कौन सा है? तो पेट्रोलियम है, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पेट्रोलियम। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर स्थित है? सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिनराम कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा मेघालय में, यानी कि ऑप्शन यहाँ पे जो है सी बिल्कुल सही हो जाएगा। विश्व में जो सबसे अधिक वर्षा है आपको मासिनराम में ही देखने को मिलती है, जो कि मेघालय में स्थित है। अगला प्रश्न आपके सामने है, किम्बरले और प्रिटोरिया क्यों फेमस हैं, क्यों प्रसिद्ध हैं? आपको बताना है, किम्बरले और प्रिटोरिया क्यों फेमस है? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? हीरा उत्पादन के लिए, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, हीरा उत्पादन के लिए। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो मनीला शहर में, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। मनीला में आपको देखने को मिलेगा एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील यहाँ पे पूछी जा रही है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील। तो राइट आंसर आपका क्या होने वाला है? सांभर झील, जो कि आपको मिलेगी राजस्थान में। यह भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था? स्वराज पार्टी का गठन किस वर्ष में किया गया था?
तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, स्वराज पार्टी का जो गठन है यह जनवरी 1923 में किया गया था, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जनवरी 1923 में जो है स्वराज पार्टी का गठन किया गया था। किसके द्वारा किया गया था, तो C.R. दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी, तथा इस स्वराज पार्टी का जो गठन है C.R. दास के द्वारा और मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, तथा इसके अध्यक्ष थे C.R. दास और इसके महामंत्री बनाए गए थे मोतीलाल नेहरू। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। यहाँ पे लिखा भी गया है स्वराज पार्टी का गठन जो है जनवरी 1923 में किया गया था इलाहाबाद में मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा। चित्तरंजन दास इसके अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू जो है इसके महामंत्री थे। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, इनमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है, इसमें से कौन सा इंटरनेट तक पहुंच प्रदान करता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ISP जो है इसको हम क्या बोलते हैं, ISP को इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह एक कंपनी है जो ग्राहकों को इंटरनेट का उपयोग प्रदान करती है। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, ISP। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कौन सा एक सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश की जो पॉपुलेशन है पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा है, यानी कि ऑप्शन आपका डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है। तो भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो जयंती होती है उसको हम राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 31 अक्टूबर, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, 31 अक्टूबर। निम्नलिखित में से किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट 2021 जारी किया गया है। यानी कि 21 को यहाँ पे हटा दीजिए, तो आपको बताना है कि वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट जो है कौन सा संगठन जारी करता है। तो किस संगठन के द्वारा वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट को का प्रकाशन होता है, तो संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष, यानी कि ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। यह जो प्रश्न मैंने आपको 15वां बताया है, राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है, 31 अक्टूबर को, यह सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती है। तो कुछ इम्पॉर्टेंट लीडर्स जो हैं जिनकी जयंती को हम सेलिब्रेट करते हैं विभिन्न दिवस के रूप में, उनको देख लेते हैं। तो राष्ट्रीय खेल दिवस हमारे खेल के जाने माने हॉकी के सुपरस्टार, हॉकी के जादूगर जिनको कहा जाता है हॉकी का जादूगर, मेजर ध्यानचंद्र, इनकी जो जयंती होती है 29 अगस्त को, इसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में किसकी जयंती को हम मनाते हैं, तो मेजर ध्यानचंद्र की। इसके बाद राजीव गांधी की जो जयंती होती है 20 अगस्त को, उसको हम सद्भावना दिवस के रूप में मनाते हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती को हम 25 दिसंबर को सुशासन दिवस के रूप में मनाते हैं, गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं। सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को हम पराक्रम दिवस के रूप में मना रहे हैं। इसके अलावा श्रीनिवास रामानुजन की जो जयंती होती है उसको हम 22 दिसंबर यहाँ पे दिवस ने दिसंबर को हम राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। यहाँ पे दिसंबर हो जाएगा आपका, 22 दिसंबर जो है राष्ट्रीय गणित दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद आप याद रखिएगा शिक्षक दिवस भी आप याद रखिएगा। राधा कृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो जयंती होती है भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाई जाती है, और यह कब होती है, तो 5 सितंबर को होती है। तो ये चीज़ भी आप याद रखिएगा। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने दिया गया है, उत्तर प्रदेश का त्रिवेणी संगम निम्नलिखित नदियों में से किसके संगम का स्थान है। आपको बताना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो गंगा, यमुना, सरस्वती, इन 3 नदियों का संगम जो है त्रिवेणी कहलाता है, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगा, यमुना, सरस्वती। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन कौन करता है। राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन किसके द्वारा किया जाता है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट होते हैं इनके द्वारा जो है राज्यसभा में कार्यवाहियों का संचालन किया जाता है। तो ऑप्शन जो आपका बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा।
जो हमारे उपराष्ट्रपति होते हैं ये राज्यसभा के सभापति कहलाते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। राज्यसभा को हम अपर हाउस के नाम से जानते हैं, यानी कि अपर हाउस के नाम से राज्यसभा को जाना जाता है। इसके बाद अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिया गया है, चमगादड़ जो है अंधेरे में भी उड़ सकते हैं क्योंकि उन्हें सहायता प्राप्त होती है किस अल्ट्रा वायलेट वेव से, या अल्ट्रासोनिक वेव से, या रेडिएशन से, या स्पेशल रेटिना से। किसकी सहायता से चमगादड़ जो है अंधेरे में उड़ सकते हैं? तो चमगादड़ जो है अंधेरे में किसकी सहायता से उड़ सकते हैं? तो ये जो है अल्ट्रासोनिक वेव, यानी कि ऑप्शन आपका जो बी है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अल्ट्रासोनिक वेव की सहायता से जो चमगादड़ होते हैं ये अंधेरे में उड़ते हैं। तो ऑप्शन आपका बी यहाँ पे बिल्कुल सही है। एल्युमिनियम किस खनिज से प्राप्त की जाती है? एल्युमिनियम जो है किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो एल्यूमिनियम आपकी किस खनिज से प्राप्त की जाती है? तो बॉक्साइट आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बॉक्साइट से जो है एल्युमिनियम प्राप्त की जाती है। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ पर स्थित है? उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी का जो क्षेत्रीय केंद्र है कहाँ पर स्थित है? तो यह आपको मिलेगा कहाँ पर? तो यह आपको मिलेगा लखनऊ में, यानी कि ऑप्शन जो आपका यहाँ पे लखनऊ वाला यानी कि ऑप्शन बी वाला यहाँ पे है बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसे याद रखिएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? फटाक से जवाब देने की आप कोशिश कीजिए। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालय नहीं है? तो इसका राइट आंसर क्या होने वाला है? इसमें से कौन सा विश्वविद्यालय आपको उत्तर प्रदेश में देखने को नहीं मिलेगा? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय जो है यह उत्तर प्रदेश में नहीं स्थित है। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा। भोपाल विश्वविद्यालय को ही हम बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय के नाम से भी जानते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। बाकी तीनों के विश्वविद्यालय आपको मिलेंगे उत्तर प्रदेश में सिवाय बरकतुल्लाह के। अगला प्रश्न आपके सामने है, इलाहाबाद में इनमें से कौन सा मेला नहीं मनाया जाता है? इसमें से कौन सा मेला इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से कौन सा मेला जो है इलाहाबाद में हम नहीं सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं? तो इसमें से बैसाख मेला। आप याद देखिएगा, जो बैसाख मेला है यह इलाहाबाद में नहीं मनाया जाता, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही है। बाकी कुंभ मेला हो गया, माघ मेला हो गया, अर्धा मेला हो गया, ये तीनों जो है मेले आपके मनाए जाते हैं कहाँ पर? तो इलाहाबाद में सिवाय बैसाख मेला के। तो इसके बारे में आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है, जो उत्तर प्रदेश, झारखंड और बिहार का एक महत्वपूर्ण त्यौहार है? छठ पूजा अब आने भी वाला है, तो आपको बताना है कि छठ पूजा में किस भगवान की पूजा की जाती है? तो सूर्य भगवान, सूर्य देवता की जो पूजा है छठ की जाती है छठ में। तो यानी कि ऑप्शन आपका रवि को ही हम सूर्य के नाम से जानते हैं, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, क्या होता है? मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंड ऑफ द डेड। माउंड ऑफ द डेड जो है मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ होता है, यानी कि ऑप्शन आपका यहाँ पे जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप इसके बारे में याद रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का एक महत्वपूर्ण नगर था मोहनजोदड़ो, जिसको हम माउंड ऑफ द डेड या मृतकों का टीला भी कहते हैं। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और मोहनजोदड़ो से ही विशाल स्नानागार भी प्राप्त हुआ था। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। इनमें से कौन सा उत्तर प्रदेश का एक जिला नहीं है? काफ़ी सिंपल सा प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अमेठी उत्तर प्रदेश में स्थित है, बस्ती उत्तर प्रदेश में स्थित है, मेरठ स्थित है, परंतु देहरादून नहीं है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था? इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया था?
तो किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो 1757 में जो प्लासी का युद्ध हुआ था, इसी युद्ध में जो है बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला को हराया गया था। किसके द्वारा? तो आप याद रखिएगा, अंग्रेजी सरकार के द्वारा। उस समय अंग्रेजी सेनापति कौन था? तो उस समय अंग्रेजी सेनापति था रॉबर्ट क्लाइव। तो रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य 1757 में प्लासी का फेमस युद्ध हुआ था, जिसमें बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की पराजय होती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। और दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना हुआ मीनार है। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा से राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान किसने नहीं दिया है, आपको बताना है। तो कुतुब मीनार के निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? तो सबसे पहले चीज़ आप याद रखिएगा कि इसके मतलब इसके निर्माण की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो इसकी जो नींव है, कुतुब मीनार की जो नींव है, यह रखी गई थी किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसकी नींव रखी थी। फिर इसकी मृत्यु हो जाती है बाद में। फिर कुतुब मीनार के निर्माण का कार्य पूरा करवाया जाता है किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। फिर बाद में कुछ इसके हिस्से क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, तो उन क्षतिग्रस्त हिस्सों का जो मरम्मत का कार्य है वह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया जाता है। तो इसके निर्माण में किसने योगदान नहीं दिया है? तो अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी, यानी कि ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है, क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या होता है। फटाक से जवाब देने की आप कोशिश कीजिए कि दाब का एसआई मात्रक क्या होगा। तो दाब का एसआई मात्रक क्या होता है भैया? तो दाब का जो एसआई मात्रक है आपका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा आपका पास्कल, यानी कि ऑप्शन आपका ए यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा, पास्कल। इसमें से आपको बताना है कि जो भारतीय मानक समय रेखा है यह 5 राज्यों से होकर गुजरती है। तो इसमें से आपको बताना है कि 5 राज्यों में से कौन सा राज्य ऑप्शन में नहीं दिया गया है, मतलब कौन सा राज्य नहीं है, मतलब किस राज्य से नहीं गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा। सिंपल सा इसमें पूछा गया है। तो भारतीय मानक समय रेखा सबसे पहले आप जान लीजिए कि ये 5 राज्य कौन कौन से हैं जहां से गुजरती है आपकी भारतीय मानक समय रेखा। तो 5 राज्यों में आपका कौन सा हो जाएगा? एक आपका यूपी का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा, और एक आपका हो जाएगा एमपी हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, आंध्र प्रदेश के बाद आपका छत्तीसगढ़ हो गया, छत्तीसगढ़ के बाद आपका क्या हो गया? वो उड़ीसा हो गया। तो इन जो है आपके 5 राज्यों से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो अब आपको आंसर क्लियर हो गया होगा कि बिहार से जो है भारतीय मानक समय रेखा नहीं गुजरती। तो ऑप्शन आपका सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा। तो इस प्रकार से 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने यहाँ पे कवर किया है वीडियो के रेंज एग्जाम के लिए। इसके बाद एक और वीडियो हम शाम तक अपलोड करेंगे जिसमें हम हिंदी के भी 30 इंपॉर्टेंट प्रश्नों को प्रैक्टिस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक